हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने जीएसटी स्टार्ट किया था। हम लोगों ने जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ा, जैसे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब आया, फिर जीएसटी का फीचर्स क्या होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डन कर लिया, मतलब खत्म कर लिया। आज के क्लास में दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जीएसटी क्या होता है। तो दोस्तों जीएसटी क्या होता है, एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होता है कि पहले के टाइम में बहुत सारा टैक्सेस होता लगता था किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो सभी टैक्सेस को एक बंडल बना के एक ही टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया जीएसटी। मतलब आपका डिफरेंट टैक्सेस को मिलाकर जब एक टैक्सेस बनाएगा उसको क्या नाम रखा गया, जीएसटी। तो दोस्तों सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जिसका नाम है सिंप्लीफाई टैक्स सिस्टम। तो पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सिंप्लीफाई टैक्स सिस्टम, मतलब जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। सिंपल का मीन्स पहले बहुत सारा टैक्सेस होता था, लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता था। अब जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम एकदम सिंपल हो गया और सबको अंडरस्टैंड होने लगा कि ये टैक्स सिस्टम ऐसे काम करता है, जीएसटी ऐसे लगता है, टैक्सेशन ऐसे लगता है। तो जीएसटी आने के बाद टैक्स सिस्टम एकदम क्या हो गया, सिंपल हो गया। क्या हो गया, सिंपल। मतलब जीएसटी aims to simplify the tax structure by the replacing the multiple indirect tax with a single unified tax। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका reduce tax evasion। अब देखो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टैक्स चोरी। इवेशन मतलब टैक्स चोरी कम हो गया जीएसटी आने के बाद लोगों को, जो भी बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर रिटर्न्स लगाना पड़ता है। तो जिससे कि उन लोगों का जो भी रिपोर्ट्स होगा, अकाउंट्स होगा, प्रॉपर गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जिससे कि टैक्स चोरी बहुत ज्यादा अब कम हो गया है। याद रखना आप लोग कि जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन से सिंपल हो गया ना, सबको समझ में आने लगा। तो लोग प्रॉपर वे में टैक्स भी दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में टैक्स भी कलेक्ट कर पा रहे हैं बिजनेसमैन से या इंडिविजुअल से। ठीक है, द जीएसटी इज डिजाइन टू मेक द टैक्स इवेशन मोर डिफिकल्ट। मतलब जीएसटी को इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे कि टैक्स चोरी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द बिजनेस टू रिपोर्ट। मैंने बताया ना, रिपोर्ट बार बार सबमिट करना पड़ता है, देयर ट्रांजैक्शन एंड क्लेम इनपुट क्रेडिट ट्रांसपेरेंटली टू द गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। दिस कैन हेल्प द रिड्यूस द इनफॉर्मल एंड द ब्लैक मनी। फिर नेक्स्ट होगा आपका प्रोमोट इकोनॉमिक इफिशिएंसी। प्रोमोट इकोनॉमिक इफिशिएंसी का मतलब देखो आपका सिंपल सा बात है, जब जीएसटी आ गया, ठीक है, जीएसटी आने के बाद जो पहले से क्या होता था, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगता था। जीएसटी आने से पहले क्या होता था, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगता, मतलब कोई भी गुड्स है तो उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा तो उसका ऑब्वियसली पता है गुड्स का दाम क्या होगा, बढ़ने वाला है। तो जीएसटी आने के बाद एक ही टैक्स लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है दोस्तों कि गुड्स क्या हो रहा है दोस्तों, एफोर्डेबल भी बन रहा है और गुड्स का प्राइस चीपर भी है, जिसको सबको यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, सबको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इफिशिएंसी, प्रोमोट इकोनॉमिक इफिशिएंसी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। क्या लिखा हुआ है, बाय अलाउइंग द बिजनेस टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड जीएसटी रिड्यूस द कैश कटिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, मींस टैक्सेस ऑन टैक्सेस मेकिंग द गुड्स एंड सर्विस मोर अफोर्डेबल एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक इफिशिएंसी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन। अब सिंपल से पहला बात, टैक्स चोरी उतना हो नहीं रहा है तो गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिल रहा है। तो अभी ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ने वाला तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पैसा का यूज करेगी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए, रोड्स बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज ठीक करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस स्टेट, मतलब हर स्टेट में एक तरीका का टैक्सेशन, मतलब हर स्टेट, जैसे कि पहले क्या होता था कि स्टेट बाय स्टेट टैक्सेशन चेंज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, हर स्टेट में सेम तरीके का टैक्स एसजीएसटी एंड सीजीएसटी लगता ही है। ठीक है, और इंडियन टेरिटरीज में वहाँ पे अलग टैक्स लगी रहा है। तो इससे क्या होगा, टैक्सेशन सिस्टम एकदम सिंपल हो गया। मतलब तो क्या देखो, द डिफरेंशियल टैक्स रेट अक्रॉस द स्टेट क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द स्टेट। मतलब देखो हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लग रहा है, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, मेनी प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आने के बाद क्या हो गया,
एक नेशन एक टैक्स लग रहा है, मतलब पूरा नेशन में एक ही टैक्स लग रहा है, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, फॉर ए स्पेसिफिक गुड्स अक्रॉस द ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैव रिजॉल्व्ड मेनी इशू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका इंप्रूव बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखो जीएसटी आने के बाद जीएसटी को सबको समझ में आ रहा है, टैक्स कैसे भरना है, किसको जमा करना है, सबको पता है, जिससे क्या होगा, लोग आराम से बिजनेस कर पा रहे हैं, जिससे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, सब कोई आके बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी सिंप्लीफाइज द टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, मेक इट इजियर फॉर देम एंड ऑपरेट एंड एक्सपांड द बिजनेस। फिर क्या होगा नेक्स्ट एनहांस द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी। अब जीएसटी आने के बाद क्या होगा, प्रॉपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना पड़ता है, गवर्नमेंट प्रॉपर वे में टैक्स कलेक्ट कर रही है, बिजनेसमैन प्रॉपर वे में टैक्स पे कर रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी एक बना हुआ है। अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने तो टैक्स पे नहीं किया है, तो अब इसलिए वो टैक्स को पे करना पड़ेगा। इससे प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अगर मान लो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे बाहर से गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो जीएसटी आने के बाद ये भी बहुत सिंपल हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जीएसटी का टाइप्स क्या, क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया है। हियर सम कॉमन क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। तो देखो जीएसटी को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक होगा सेंट्रल जीएसटी, एक होगा स्टेट जीएसटी, एक होगा आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखो मैं समझाता हूँ कि अभी मैं फिलहाल मैं असम में रहता हूँ, मैं असम का हूँ, मेरा जन्म असम में हुआ है, तो मैं असम का एक निवासी हूँ। ठीक है, अगर मैं असम में हूँ, मैं असम हूँ और असम के अंदर मैं असम में रहता हूँ और मैंने असम के अंदर किसी मिस्टर एक्स को कुछ सामान बेचा, मैं असम में रहता हूँ, मैं असम के अंदर मतलब इंट्रा स्टेट क्या दोस्तों, इंट्रा स्टेट, मैं असम में रहता हूँ और मैंने असम के अंदर किसी मिस्टर एक्स को कोई सामान बेचा है, लाइक मैंने कुछ भी बेचा, गुड्स बेचा, कोई भी गुड्स बेचा 1000 का, कितना मैंने बेचा 1000 का मैंने गुड्स बेचा। तो याद रखना इस 1000 में मान लो मुझे 200 रुपीज टैक्स भी देना पड़ा, सॉरी मैं तो बेचूंगा तो मुझे टैक्स लेना पड़ेगा और मिस्टर एक्स को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं असम में रहता हूँ, मैंने मिस्टर एक्स को 1000 का सामान मैंने बेचा। ठीक है, और मैंने उनसे कितना कलेक्ट किया, 200 रुपीज कलेक्ट किया टैक्स बोल के। ठीक है, और मिस्टर एक्स ने 200 रुपीज टैक्स पे किया है। ऑब्वियसली बात है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इस 200 रुपीज का तो इसको 2 टाइप्स में हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। पहला बात तो इस 200 में से 100 आपको स्टेट के पास जाएगा, मतलब जैसे कि मैं असम में रहता हूँ, मैंने असम में सामान किसी को बेचा है, तो मैं पहले बात तो असम गवर्नमेंट को 100 दूंगा। ठीक है, और 100 में दूंगा एसजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको दूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगा। ठीक है, तो मैं असम में रहता हूँ, मैंने असम में सामान बेचा, तो मैं जो जीएसटी कलेक्ट करूंगा तो मैं जीएसटी कलेक्ट करके पहले स्टेट को दूंगा, फिर मैं सेंट्रल को दूंगा, मतलब 100 स्टेट एंड 100 सेंट्रल। तो देखो पहला क्या आपका सेंट्रल, क्या लिखा आपका सेंट्रल जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा मतलब स्टेट का अंदर वाला सप्लाई। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द गवर्न बाय द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब एसजीएसटी is collected by the state government on intra-state supply and services. Each state is one SGST, याद रखना, एकदम सिंपल है आपका। फिर नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या होगा दोस्तों, आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले समझो कि आईजीएसटी क्या होता है, कि मैं आसाम में रहता हूँ, ठीक है, मैं असम का निवासी हूँ, मैंने मान लो मैं असम में रहता हूँ, मैंने स्टेट के बाहर लाइक अरुणाचल प्रदेश में, मैंने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, कोई गुड्स बेचा। मैं असम में रहता हूँ, मैंने अरुणाचल प्रदेश में गुड्स बेचा, मतलब मैं स्टेट के बाहर में गुड्स बेचा, तो उस टाइम में जो टैक्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस टाइम हम लोग का एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लगता है, उस टाइम में लगता है हम लोग का इंटीग्रेटेड टैक्स, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई। क्या दोस्तों,
इंटर स्टेट, देखो इंट्रा एंड इंटर में डिफरेंस है। देखो पहले क्या होता था, इंट्रा स्टेट, क्या था दोस्तों, इंट्रा, इंट्रा का मतलब स्टेट का अंदर, इंट्रा का मतलब स्टेट के अंदर मैंने सामान बेचा तो मुझे दो तरीके का टैक्स, एक तो सेंट्रल एसजीएसटी, एक होगा आपका सीजीएसटी, ठीक है। अगर मैंने स्टेट के बाहर सामान बेचा तो मुझे लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। समझ में आप लोगों को। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टैक्स रेट स्लैब्स। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्स रेट्स अंडर जीएसटी। मतलब देखो क्या क्या टैक्स रेट होता है जीएसटी के अंदर। इसमें बहुत सारा 5 स्लैब्स होता है। क्या दोस्तों, बेसिकली 5 स्लैब होगा। पहले होगा 0% वाला आइटम, 0%, इसमें जीएसटी 0% लगता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स द इसेंशियल आइटम्स ऑफ द मास कंज्यूमर लाइक फूड ग्रेन्स, लूज, सेरेलेज, अनब्रांडेड हनी, अनब्रांडेड मिल्क, वेजिटेबल, सोल्ट, लस्सी एंड एग्स। तो इसमें जीएसटी 0% लगता है। मतलब ऐसा गुड जिसमें जीएसटी 0% लगता है वो आता है आपका 0% रेट वाला में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 5% वाला आइटम है, 5% जिसमें जीएसटी लगता है। इट इंक्लूड्स द कॉमन यूज आइटम लाइक शुगर, जो शुगर हम लोग खाते हैं, शुगर में, टी में, कॉफी में, वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल ऑयल में, वेजिटेबल्स में नहीं, वो तो नी रिलेटेड होगा, 0 होगा उसमें, वेजिटेबल ऑयल में, या पैक्ड फूड ग्रेन्स या फूड एंड नट्स में, सर्लिस में, ब्रांडेड जो होना चाहिए, ठीक है, कोयल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आइटम, प्रिंट एंड मीडिया। इसमें क्या होता है 5% का टैक्स आता है। फिर 12% का भी एक टैक्स स्लैब होगा। 12% का टैक्स स्लैब में लाइक आपका बटर आएगा, जेम आएगा, जो आप लोग बटर खाते हो, जो आप लोग घी खाते हो, उसमें याद रखना 12% टैक्स आप भर रहे हो, ठीक है। जूस, आलमंड, पिकल्स, ठीक है, मुरब्बा, बेवरेज। फिर 18% जीएसटी में आपका कौन कौन सा आइटम लाइक मशीनरी आएगा, फर्नीचर, आप जो भी मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हो ना, उस पर 18% जीएसटी लगता है। और याद रखना जो आप खाना खा रहे हो ना, फूड, उसमें जीएसटी 0 लगता है, ठीक है। जो अनब्रांडेड होगा फिर 5% में आपका जो आपका ब्रांडेड होगा, ठीक है, जैसे सैलड्स हो गया, नट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो आप खा रहे हो उसमें 5% भरोगे जीएसटी। 12% में आपका बटर, जेम, घी, ये सब जो आप खाते हो, ठीक है। फिर 18% में आपका वही आपका शैम्पू, जो आप शैम्पू लगाते हो ना बालों में, हाँ, शैम्पू, ठीक है। फिर से आपका सोप, ठीक है। फिर सर्फ, स्टील, हेयर ऑयल, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, प्रिंटर, कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया, जितना भी होता है सब में आपका 18%। फिर एक होता है 28% वाला स्लैब। इसमें खतरनाक आइटम्स आने वाला है। इसमें मतलब एकदम लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स वगैरह होगा ना, लग्जरी कार्स वगैरह, वो सब इसके अंदर में आता है, जैसे मोटर कार्स, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स आएगा। अपना सबसे इंपॉर्टेंट तो बात क्या पता है आप लोगों को, सबसे खतरनाक आइटम है तंबाकू, हाँ, बोले जुबा केसरी होता है ना, तो ये सब जो खाओगे ना आप लोग, खाना नहीं चाहिए सब, कभी भी खाना मत, ठीक है ना। तंबाकू वगैरह में आपका 28% जीएसटी लगता है। सब तंबाकू वगैरह कभी खाना नहीं चाहिए, सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें आपका 28% लगेगा, ठीक है। और आपका जो भी लग्जरी आइटम्स है लाइक एसी, मोटर कार, फ्रिज, इलेक्ट्रिकल, ये सब में 28% आपका लगता है। ये जब भी मैं फिगर्स बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक्स बोल रहा हूँ, बुक में ऐसा लिखा है। इसमें बहुत सारा चेंजेस अभी आया हुआ है जीएसटी एक्ट में, ठीक है। अभी मैं जीएसटी एक्ट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बस अभी जो जो बुक्स में लिखा हो अकॉर्डिंग टू द बुक्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। फिर नेक्स्ट आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या होता है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है देखो, the purchase of the certain goods and services have been placed under the reverse charge mechanism. Reverse charge means GST is not charged by the seller. इसमें GST चार्ज सेल, देखो नॉर्मली बात सुनो, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को, किसे, ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी को सामान बेचा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, 1000 का सामान बेचा, तो ऑब्वियसली बात है मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी से जीएसटी टैक्स कलेक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। जो देखो सेलर जो सामान बेचता है उस पर जीएसटी कलेक्ट कर, ठीक है। तो मिस्टर ए अगर मान लो मिस्टर बी को 1000 का सामान लेट सपोज बेचेंगे, तो इसमें लेट सपोज इन्होंने 200 रुपीज क्या किया, जीएसटी कलेक्ट किया। ऐसा होता ही नहीं होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होगा, लेट सपोज अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर 1000 का सामान बेचा, तो इस केस में दोस्तों मिस्टर बी को, किसे, मिस्टर
बी को टैक्स भरना पड़ता है मिस्टर ए के लिए, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे, मिस्टर ए नहीं भरेंगे, ठीक है। तो इस केस में मिस्टर बी टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एक मिनट रुको, फिर देखो इस केस में क्या हो रहा है आप लोगों का, मिस्टर जो ए है ये मिस्टर बी है, ठीक है, ये आपका मिस्टर बी है। तो पहला केस में मिस्टर ए टैक्स कलेक्ट करते थे, गवर्नमेंट को जमा कराते थे ना, तो इस केस में मिस्टर बी क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करेंगे। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें बायर टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, सेलर टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, बायर को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। तो purchase of the certain goods and services have been the placed under the reverse charge mechanism. Reverse charge means the GST is not charged by the seller of goods and services, but it is paid by the buyer of the गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जीएसटी इस केस में बायर पेड करता है, सेलर को पेड करना नहीं पड़ता है, याद रखना। इस केस में जीएसटी किसे, बायर को पेड करना पड़ता है, सेलर पेड जीएसटी नहीं करता, ये आप लोग याद रखना। दस द पर्सन सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विल नॉट चार्ज द जीएसटी, मतलब जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, बट ए पर्सन बाइंग द गुड्स विल डिपॉजिट द जीएसटी इन द गवर्नमेंट अकाउंट। मतलब सिंपल सा बात है कि मिस्टर बी जो गुड्स खरीद रहे हैं वह क्या करेंगे, जीएसटी पे करेंगे, किसे, गवर्नमेंट को, किसे, गवर्नमेंट को। लेकिन पहले का केसेस में ऐसा होता नहीं था कि जो मिस्टर ए थे उन्होंने जीएसटी, अगर सामान किसी को बेचा था जीएसटी वह पे करते थे गवर्नमेंट को। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है कि जो बायर होता है, जो स्पेसिफिक गुड्स खरीद रहा है, उसे टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, याद रखना आप लोग, ठीक है। गवर्नमेंट अकाउंट एंड क्लेम इज इनपुट आईजीएसटी। इस केस में इनपुट भी किसे मिलेगा, उसे ही मिलने वाला है, ठीक है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाइज टू द परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन। पेमेंट ऑफ द फीस टू द लॉयर्स, पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ द कॉपीराइट, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्पॉन्सरशिप। ये आपका है, ये आपका होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप लोग एकदम बेटर वे में इसे अंडरस्टैंड करके, फिर आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है, लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। मतलब कोई ऐसा बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होता है, जिसमें जीएसटी लगता ही कभी नहीं है। तो पहला होता है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जो आप लोग वेजेस एंड सैलरीज अपने आप मान लो कि मेरा एक शॉप है, कि मैं अपने दुकान, जैसे कि मेरे यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, मैंने जो उसे सैलरी और मैंने जो वेजेस दिया उस पर जीएसटी नहीं लगता है। फिर होगा आपका सप्लाई टू द सर्विस टू द गवर्नमेंट। अगर मान लो कि मैं गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा हूँ, उसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। ये सब जो सब अकॉर्डिंग टू द बुक्स हो रहा है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एम्बेसीज एंड अदर कंट्रीज ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब कि मान लो कि मैं सप्लाई कर कोई भी सर्विस कोई एम्बेसी वाले को दे रहा हूँ जो अदर कंट्री से बिलोंग करता है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विस टू यूएनओ, यूएनओ को मैं जो भी सर्विसेज सप्लाई करता हूँ उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिकली एंड वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे भी कोई आपका जीएसटी नहीं लगता है। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट पे भी नहीं लगता है। और हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय द डॉक्टर एज ए कंसल्टेंसी नॉट मेडिसिन, ठीक है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट नंबर 8, एजुकेशनल सर्विसेज जो हम लोग दे रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज भी जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सब केसेस में जीएसटी आपका अप्लाई नहीं होता। ये आपका एमसीक्यू या 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि जीएसटी में कौन कौन से आइटम क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो ये सब आपका लिस्ट ऑफ आइटम्स ही आप सब पढ़ लेना बेटर में, जिसमें एग्जेम्प्टेड है मतलब जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट आपका होगा, देखो इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड इज रिवर्स। देखो अभी सिंपल से समझना कि मान लो कि मैं मिस्टर ए हूँ, ये मिस्टर मैं मान लो मिस्टर ए हूँ, अब मैंने मिस्टर बी से, किसे, मिस्टर बी से गुड्स खरीद के लाया। मैं मिस्टर ए हूँ, ये मिस्टर बी है, मतलब ये कौन है आपका, ये आपका सेलर है, ये कौन है दोस्तों, ये आपका बायर है, ठीक है। तो मिस्टर ए कौन है, मैं हूँ, और मिस्टर बी कोई एक पर्सन है। तो मैंने क्या किया, मिस्टर बी से सामान खरीद के लाया, 1000 का मैंने सामान खरीद के लाया। तो मैंने मिस्टर बी को कितना टैक्स पे किया, 200 रुपये का मैंने टैक्स पे किया। तो ये 200 रुपये वापस मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा वापस मेरे इस पोर्टल पे आ जाएगा ना, 200 रुपये मेरे पोर्टल पे आ गया। इस देखो ये 200 रुपये मेरे अकाउंट में शो कर रहा है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं परचेस करके आऊंगा तो मेरे पोर्टल में शो होगा ये पैसा, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने जो 1000 का सामान लाया हूं मैं, और उसे मैं रिटर्न कर दूंगा वापस, मैं बी को ये मुझे सामान ये पसंद नहीं है तो मैं बी को वापस ये पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो इस केस में मुझे अपना जो जीएसटी
जो मैंने कलेक्ट किया था, इनपुट जो मैंने कलेक्ट किया था, ठीक है, उसे भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब जब आया तो डेबिट, तो इसे रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। क्या दोस्तों, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो किन किन केसों में हमको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, मतलब जो मेरे पास आईटीसी आया हुआ है उसे हमको फिर से वापस लौटाना पड़ेगा। तो फॉलोइंग केसेस होगा, पहला तो परचेज रिटर्न में हमको आईटीसी रिवर्स करना होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, अगर मान लो कि मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए फ्री सैंपल, तो उसमें भी क्या होगा, जीएसटी क्या करना होगा, आईटीसी रिवर्स करना होगा। फिर गुड्स गिवन अवे एज ए गिफ्ट फ्रॉम और चैरिटी, अगर कोई गुड्स आपका गिफ्ट या चैरिटी के लिए, उसमें भी आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, जो गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके में रिफंड करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, अगर गुड्स चोरी हो गया, ठीक है, उस पर भी आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी आईटीसी रिवर्स, एंड गुड्स रिटर्न करना भी है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नोट आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स डेबिटेड इन केस ऑफ सेल रिटर्न, आज जब आउटपुट जीएसटी होगा उसे रिवर्स कब करना पड़ेगा, जब सेल्स रिटर्न होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका गुड्स एंड सर्विस ऑन द जीएसटी पेड कांट बी सेट अप, मतलब जो मान लो कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने मिस्टर बी से 1000 का सामान खरीदा और मिस्टर बी को कितना टैक्स जमा कराया, मिस्टर बी को कितना टैक्स पे किया, 200 रुपया। तो जब मिस्टर बी 200 रुपया टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ये वापस ये किसे देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। किसे देंगे, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को देने वाले। अब गवर्नमेंट वापस ये पैसा किसे देंगे, मिस्टर ए को, मतलब ये 200 रुपया इन्होंने टैक्स पे किया था मिस्टर बी को, मिस्टर बी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वापस मिस्टर ए को। ऐसा होता ही नहीं होता। तो ये मान लो इनके पोर्टल में 200 रुपया आईटीसी है, लेट्स सपोज, ठीक है। अगर मान लो कि मान लो कि ये मिस्टर जो ए है ये किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने, ठीक है, तो उस टाइम में रेस्टोरेंट वाला क्या किया, इन्होंने 1000 का खाना खाया, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाला ने बोला कि सर आप पे 18% क्या लगेगा, सर्विस पे 18% जीएसटी होता है, आप पे 18% जीएसटी क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो 1000 का 18% कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 होने वाला है, ठीक है। जब 180 होगा तो कैसे करना हम लोग कैलकुलेशन, देखिए आप लोग देखो। तो दोस्तों यहाँ पे कितना जीएसटी लग रहा है, 180 रुपीज लग रहा है ना, 180 लग रहा है ना। आपके इनपुट में कितना पे, देखो आपको तो 1000 तक पहले पे तो ये पेमेंट करना पड़ेगा कैश में, ठीक है। आप प्लस आपको जीएसटी भी 180 देना पड़ेगा। तो उस केस में आप बोलोगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी 200 पड़ा हुआ है, तो इसमें से मैं 180 को क्या कर दूं, पे कर दूं। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस केस में आप लोग जीएसटी सेटअप कर नहीं पाओगे। जीएसटी सेटअप किस केस में होता है, जब आपको वो क्या होगा, जब आप बिजनेस के लिए उसको यूज करोगे तो ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए जीएसटी कभी भी सेटअप, मतलब जो आपका इनपुट है उसे आप लोग कभी भी सेटअप नहीं कर पाओगे, याद रखना। आपको पर्सनल यूज, आपके पर्सनल यूज के लिए जीएसटी आप सेटअप कभी भी नहीं कर पाओगे, याद रखना। सिर्फ आप लोग जो आपके पोर्टल पे 200 रुपये है ना, ये बिजनेस यूज के लिए सेटअप कर पाओगे, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए सेटअप नहीं कर पाओगे। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि द इनपुट जीएसटी ऑन द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज कांट बी सेटअप विद द आउटपुट जीएसटी। अभी आउटपुट मतलब मुझे पे करना है, देखो सिंपल दो जीएसटी होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। जब आप सामान खरीदोगे तो आपको इनपुट मिलेगा, आप जब सामान बेचोगे तो आपको आउटपुट देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, कि जैसे कि ये मिस्टर ए है ना, ये मिस्टर ए है, लेट्स सपोज ये मिस्टर ए है ना, आउटपुट समझना, मैं आउटपुट बता रहा हूँ। ये मिस्टर ए है, ठीक है, लेट्स सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान खरीदा, कितना का, 1000 का, और इसमें जीएसटी कितना ले, जीएसटी कितना पे किया, 200 पे किया। तो वापस ये जो 200 मिस्टर बी को जीएसटी इन्होंने पे किया, तो वापस गवर्नमेंट के पास ये 200 रुपया जाएगा, गवर्नमेंट वापस मिस्टर ए को कर देंगे कितना, 200 रुपया, ठीक है। ये तो बात आप लोगों को समझ में है। ये होता है इनपुट जीएसटी। क्या होता है दोस्तों, ये होता है इनपुट जीएसटी। फिर क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मिस्टर ए किसी मिस्टर सी को अपनी दुकान से कुछ गुड्स बेच रहे हैं, लेट्स सपोज इन्होंने 500 का गुड्स बेचा, अब प्लस इन्होंने 100 रुपए का क्या किया, उस पर्सन से टैक्स कलेक्ट किया है। तो इस जो 100 रुपया का जो इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया ना, तो बाद में इनको 100 रुपया गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, मतलब आउटपुट क्या होगा, अब इनको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, मतलब ये क्या होगा, आउटपुट। अब आउटपुट का पैसा क्या देंगे, इनपुट से आउटपुट को खत्म करेंगे, मतलब 200 में से 100 गया, तो इनके पास अब कितना बचेगा, 100। आउटपुट का मतलब जब मिस्टर ए सेल करेंगे, जब मिस्टर ए खुद बेचेंगे तो इन्हें आउटपुट देना पड़ता है, और जब मिस्टर ए खरीद के लाएंगे तो इन्हें इनपुट मिलता है। जब भी याद रखना, मैं एज ए सिंपल दुकानदार हूं, अगर मैं गुड्स खरीद के लाऊंगा तो मुझे इनपुट मिलने वाला है, और जब मैं सामान बेचूंगा तो मुझे आउटपुट देना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कराना पड़ेगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है दोस्तों, ठीक है।
तो एक्सपेंडिचर एंड फूड एंड बेवरेज, जो भी आप लोग रेस्टोरेंट में फूड एंड बेवरेज का, तो उस पर जीएसटी सेटअप नहीं होगा। फिर पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी जीएसटी सेटअप नहीं होगा। पेमेंट फॉर द मेंबरशिप फी लाइक क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए भी जीएसटी पेमेंट नहीं होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बिल्स ऑफ बिल्डिंग, इसमें भी नहीं होगा। फिर परचेस ऑफ द व्हीकल्स बाय द नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज, इसमें भी नहीं होगा। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, इसमें भी जीएसटी आप सेटअप नहीं कर पाओगे। पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पर्सनल कंजम्पशन, इसमें भी नहीं होगा। एंड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द परचेज और सेल विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, इसमें भी होने वाला नहीं है। ये था आपका जीएसटी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, आप लोग जीएसटी, आप लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, आप लोग अकाउंटिंग के हिसाब से जीएसटी को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। अब देखो, हियर द फॉलोइंग जीएसटी अकाउंट्स आर मेंटेन। इसमें सबसे पहला होगा इनपुट सीजीएसटी। क्या होगा दोस्तों? इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? देखो, इनपुट सीजीएसटी इज द सीजीएसटी पेड ऑन द इंट्रास्टेट परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखो इनपुट सीजीएसटी क्या होता है आपका, कि इनपुट सीजीएसटी एक ऐसा जीएसटी होता है जो आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस। इंट्रा मतलब स्टेट का अंदर, मतलब सिंपल सा एग्जांपल इसका है कि लेट्स सपोज ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से, मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से, और ये दोनों रहते हैं आसाम में। कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? ये दोनों रहते हैं आसाम में। लेट्स सपोज, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से आसाम के अंदर वाला बात हो रहा है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से जब क्या किया? गुड्स खरीदा, तो इन्हें क्या होगा? ये क्या होगा? मिस्टर ए को मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा? 1000 गुड्स का प्राइस देना पड़ेगा, और प्लस 200 क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी भरना पड़ेगा। ये होता ही नहीं होता है, इन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर मिस्टर बी जब रिटर्न लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मिस्टर ए के अकाउंट में फिर से कितना शो होने वाला है? 200 रुपीज शो होने वाला है। अब ये 200 रुपीज शो होगा ही नहीं होगा, तो इस 200 में दो होगा, दो डिवाइड होगा। एक होगा आपका SGST इनपुट, एक होगा आपका CGST इनपुट। मतलब सिंपल बोलने का मतलब ये है कि जब आप स्टेट के अंदर हो, आपने किसी से माल मतलब गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया है, तो उस टाइम आपको इनपुट SGST मिलता है एंड इनपुट CGST मिलता है। समझ में आपको? अगर आप स्टेट के अंदर हो, आपने किसी से गुड्स खरीदा है, तो सिंपल सा बात है कि आप टैक्स सामने वाले को पे करोगे, सामने वाला फिर गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट वापस फिर आपको देने वाली है, तो वो उसमें से आपका दो डिवाइड होगा। एक आपका होगा इनपुट CGST, एक होगा आपका इनपुट SGST। ठीक है, तो देखो इनपुट CGST का मतलब, इनपुट CGST इज द GST पेड ऑन द इंट्रा, मतलब स्टेट के अंदर परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। द इनपुट GST कैन बी सेट अप अगेंस्ट द आउटपुट GST। मतलब जो इनपुट CGST होगा ना, जो आपका इनपुट CGST है, इसे हम लोग सेटअप कैसे करेंगे? आउटपुट SGST का सेटअप का मतलब, जैसे कि जब हम लोग माल बेचेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे, जब हम लोग लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। सेटअप का मतलब क्या होगा? मैंने सेटअप अभी समझाया आप लोगों को। जैसे कि मान लो ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से 1000 का सामान खरीदा। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1000 का गुड्स परचेज किया, और इन्होंने कितना टैक्स दिया मिस्टर बी को? 200 रुपीज़। ये पता है आपको? ये 200 रुपीज़ मिस्टर बी कलेक्ट करेंगे और किसे जमा करा देंगे? ये आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मिल जाए, और ये गवर्नमेंट वापस ये मिस्टर ए के पोर्टल में मतलब 200 रुपीज़ डाल देंगे। इससे बोलते हैं हम लोग इनपुट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट। इस इनपुट में दो पार्ट होता है, एक होता है इनपुट SGST, एक होता है इनपुट CGST। ये समझ में आपको? ठीक। अब मान लो ये जो मिस्टर ए है, इसे आप लोग यहाँ पे समझो। ये जो मिस्टर ए है, इन्होंने किसी मिस्टर सी को सामान बेचा, मान लो 500 का। कितना का? 500 का। ठीक है, अब 500 का सामान बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात इसमें टैक्स ये कलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज इन्होंने टैक्स कितना कलेक्ट किया? इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया 100 रुपया। मतलब मिस्टर सी को इन्होंने 500 का सामान बेचा और 100 का इन्होंने इससे टैक्स कलेक्ट किया। तो कुल मिला के इन्होंने कितना का सामान बेचा? इसको इन्हें 600 का सामान इन्हें बेचा। ठीक है, इस 100 क्या है? ये वाला 100 क्या आपका GST है? क्या आपका GST है? इस GST में दो पार्ट है, क्योंकि स्टेट का अंदर ही हो रहा है, ये भी स्टेट का अंदर का बात हो रहा है। इसमें भी क्या है आपका? एक होगा CGST है आपका, एक क्या है? SGST है। ठीक है, तो मिस्टर जो ए है, ये मिस्टर सी से 100 रुपीज GST कलेक्ट करेंगे, और ये वापस किसे?
गवर्नमेंट को जमा इन्हें कराना पड़ेगा। तो उस टाइम में इनके पास ऑलरेडी कितना 200 रुपीज इनपुट पड़ा हुआ है, ये क्या इनपुट 200 है, और इन्हें गवर्नमेंट को कितना देना है, मतलब अब इस टाइम में क्या हो रहा है, इनको गवर्नमेंट को देना है, देना मतलब आउटपुट, देना है मतलब आउटपुट, इन्हें गवर्नमेंट को कितना देना है 100 देना है, 100 देना मतलब 100 मीन्स 50 आपका देना होगा आउटपुट, क्या होगा 50 आउटपुट आपका CGST और आपका 50 होगा SGST, मतलब इन्हें गवर्नमेंट को लौटाना है 50 रुपीज SGST का एंड 50 रुपीज CGST का इन्हें लौटाना है। लेकिन इनके पास ऑलरेडी कितना पड़ा है इनपुट, तो इनके पास ऑलरेडी इनपुट SGST का पड़ा है 100, टोटल 200 है, मतलब 100 इसका और 100 इसका। तो सेटअप का मतलब क्या होगा दोस्तों, इस HGST से ये क्या करेंगे 50 रुपीज SGST को पेमेंट कर देंगे, फिर इस 100 से इस CGST को भी पेमेंट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं सेटअप। सेटअप का मतलब देखो इनपुट है, ये इनपुट में से क्या कर देंगे आउटपुट को माइनस कर देंगे। तो इनके पास इनपुट में कितना पड़ा हुआ है 200 पड़ा हुआ है और इन्हें आउटपुट कितना देना 100, मतलब अब इनके पास कितना बचा इनपुट और 100 का बचा हुआ 100 पेमेंट हो गया। ठीक है, ये होता है सेटअप का रूल। क्या होता है दोस्तों सेटअप का रूल। तो इनपुट CGST इज द CGST पेड ऑन द इंट्रास्टेट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट CGST कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट CGST, दैट मीन्स GST कलेक्टेड एंड आउटपुट IGST। देखो अब एक और बात है, जो इनके पास 200 रुपीज इनपुट पड़ा हुआ है ना, इसमें दो पार्ट है, क्या है आपका, एक है आपका इनपुट CGST, एक है आपका इनपुट इनपुट आपका SGST। ये दो पार्ट है, ये नहीं है, ये दो चीजें। तो अभी मान लो कि अभी तो मैं बात कर रहा हूँ इनपुट CGST का, मतलब सिर्फ इनका बात कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन का बात कर रहा हूँ, इसमें कितना 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज से मैं चाहूंगा ना, तो पहला बात इस 100 रुपीज से या तो मैं क्या करूंगा पता है, इस 100 रुपीज से मैं क्या करूंगा आउटपुट पे कर दूंगा, क्या करूंगा आउटपुट CGST पे कर दूंगा, आउटपुट CGST पे कर दूंगा। ठीक है, चाहे इस 100 रुपीज से मैं क्या करूंगा आउटपुट में IGST भी पे कर पाऊंगा। IGST मतलब अगर मैंने क्या किया स्टेट के बाहर कुछ किया तो उसमें IGST लगता ना, तो वो भी मैं पे कर पाऊंगा। ये बेसिकली ये बोल रही है, ठीक है ना। फिर इनपुट SGST क्या होता है, सिंपल सा इनपुट SGST का मतलब है मैंने इनपुट SGST इज द GST पेड ऑन द इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट का अंदर परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इनपुट SGST कैन बी सेट अप अगेंस्ट द आउटपुट SGST and SGST collected and output IGST. In that manner, apart from this, the buyer of the goods and service may be deposit SGST to the government account. It is also termed as the input SGST. ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा आपका इनपुट IGST। क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट होगा आपका इनपुट SGST। इनपुट SGST मतलब अगर मैं स्टेट के बाहर से कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूँ, मतलब इनपुट IGST इज अ GST पेड ऑन द इंटर, मतलब स्टेट के बाहर से अगर मैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा हूँ तो उस पर मैं जो टैक्स भरूंगा वो वापस मेरे पास आ जाएगी, तो उसे मैं इनपुट क्या बोलूंगा IGST बोलूंगा। और इनपुट IGST को आइदर में SGST के साथ भी सेटअप कर सकता हूँ और आइदर में CGST के साथ भी सेटअप कर सकता हूँ। फिर होता है आउटपुट SGST। क्या होता है दोस्तों आउटपुट SGST। आउटपुट SGST का मतलब अगर देखो आउटपुट SGST इज द CGST कलेक्टेड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कि आप स्टेट के अंदर, क्या सुना आप लोगों ने, अगर आप लोग स्टेट के अंदर इसके अगर स्टेट के अंदर सामान बेचोगे तो आपको दो तरीके का टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, एक तो IGST सॉरी एक तो आपका SGST, एक तो आपका CGST। ठीक है, तो जब अब स्टेट के अंदर सामान बेचोगे तो पहला करोगे आउटपुट CGST कलेक्ट, फिर करोगे आउटपुट SGST कलेक्ट, ये दोनों को कलेक्ट करके वापस गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। फिर स्टेट के बाहर बेचोगे तो होगा इनपुट क्या होगा आपका, आप स्टेट के बाहर में कोई सामान बेच रहे हो तो आप क्या कलेक्ट करोगे आउटपुट IGST, फिर इसे भी कलेक्ट करोगे गवर्नमेंट को जमा करा दोगे। इस तरीके से ये रूल्स चलता है। फिर देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ सेटअप का रूल। देखो ये समझना आप लोग, जो इनपुट IGST होता है, इनपुट IGST को हम लोग सेटअप कर सकते हैं आउटपुट IGST के साथ, आउटपुट CGST के साथ एंड आउटपुट SGST के साथ। फिर एक इनपुट CGST को हम लोग आउटपुट CGST एंड आउटपुट IGST, मतलब CGST से ही पेड होगा। देखो जो इनपुट होता है, इनपुट को हम लोग पेड आउटपुट के लिए भी, आउटपुट IGST के लिए भी कर सकते हैं, आउटपुट CGST के लिए भी, आउटपुट SGST के लिए भी। लेकिन जो इनपुट CGST होता है उसको इनपुट आउटपुट IGST के साथ भी पेमेंट होगा और आउटपुट CGST के साथ भी।
और आपका जो इनपुट एचजीएसटी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी के साथ एंड आउटपुट आईजीएसटी के साथ पेमेंट करेंगे। दैट्स इट। अगर आप लोग ये थोड़ा थोड़ा अगर ये समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, आया हुआ तो कोई बात नहीं, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो मैं इसे और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो बस थ्योरेटिकल पोर्शन ही चल रहा है, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा और मजे से समझ में आने वाला है और नेक्स्ट क्लास हम लोग का फुल्ली प्रैक्टिकली होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों हमारे नई वीडियो में, जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी के रिगार्डिंग पढ़ाने वाला हूँ।